एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो सिंसियर है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और जो सिर्फ इसको लाइटली लेते हैं उनके लिए नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रीन पे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस भी एस्पिरेंट ने इसको अच्छे से समझ लिया, ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो बनने वाला है। बाकी अपकमिंग जो वैकेंसीज़ हैं उसकी मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। थोड़ा-सा भी अगर आप उस पे ध्यान देते हैं तो वाक़ई में आप अपनी लाइफ़ को बहुत ईज़िली चेंज कर सकते हैं। जो आपने टारगेट बना रखा है उसको आप हिट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स हैं। तो देखिए, ये जो वो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो आपके क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम अब की बार ख़राब गया या फिर कुछ रीज़न से छूट गया या फिर पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, सब कुछ किया था आपकी नज़रों में। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरा नहीं है। ये जितने भी आपके खुद के क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो में आंसर है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जितने भी इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं पहले कलेक्ट करती हूँ और फिर एक थीम बना के आपके सामने वीडियो अपलोड करती हूँ। सो दैट एक वीडियो से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो सकें और उसका क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको मिल सके। तो आइए देख लेते हैं क्या है। जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ, कुछ रीज़न से छूट गया, वो क्या रीज़न्स थे और क्या चीज़ें थी, वो हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि बहुत हार्ड वर्क किया था मैम, सारी चीज़ें कवर की थी, ऐसा भी नहीं है कि कुछ छूटा था, फिर भी इस पेपर में मैंने अच्छा नहीं किया। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि कमियाँ थी कहाँ और जो आप सोच रहे हैं वो रियलिटी है या फिर रियलिटी कुछ और है। वोकैब से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने जहाँ तक देखा है, जो जितने भी मैसेजेस मैंने देखे हैं एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बीच के टाइम पे, एग्ज़ाम कंप्लीशन के टाइम पे, मतलब कल या परसों जब आपका एग्ज़ाम था, उस टाइम पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इसी चीज़ से रिलेटेड मैसेजेस थे कि वोकैब को कैसे कंप्लीट किया जाए। क्या वोकैब कंप्लीट करना ज़रूरी है? या फिर क्वेश्चंस थे कि वोकैब एग्ज़ाम में कितना रोल प्ले करता है, अचीवमेंट के लिए, मार्क्स अचीवमेंट के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से हमेशा एकदम ट्रू गाइडेंस दी है, जितना मुझसे हो सकता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने हमेशा आपको बोला कि वोकैब पे आप ध्यान नहीं देते हो, आपको अपने सिलेबस में एक पार्ट अलग से वोकैब का भी लिख के रखना चाहिए कि येस, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माय सिलेबस, और इसको अलग से रखना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगी। जिनको लग रहा है कि ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल नहीं है या फिर ये ऐसे ही है, तो आप वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, बिकॉज़ देन इट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू। और जिनको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है, वो इसको पूरा देखें। तो वोकैब के लिए हमेशा चर्चा की मैंने और आपकी तरफ से क्वेश्चन भी हमेशा आए, और आज भी मैं आपको यही बोल रही हूँ कि वोकैब पे अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ में, अपना एक रूटीन के साथ में रेगुलर इसको आप प्रिपेयर करते हैं, तो यकीन मानिए लास्ट तक जब आपका एग्ज़ाम आने को होगा तो वोकैब आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। बट आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी होगी। वोकैब को आपको पार्ट ऑफ सिलेबस समझना होगा, जो कि हम नहीं समझते हैं। अगर आपने ये गलती की है तो बिल्कुल आप मेरी बातों से रिलेट करोगे खुद को और आपको लगेगा यस, ये मिस्टेक आपकी है। अगर हम एक पॉइंट में मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक्चुअली हमारी जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक तो एक्चुअली मेजर होती है बट उसे माइनर सोच के हम छोड़ देते हैं। तो वो कैब इसीलिए आपकी प्रॉब्लम बनती है। वो कैब आपका स्कोर बहुत अच्छा कराती है। एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे या नहीं पूछे जाएँगे, दैट इज़ नॉट योर पार्ट। आप कॉम्पिटिशन में उतर रहे हो, अगर आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है, तो आपका सोचना ये नहीं है कि इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। आपका सोचना ये है कि मेरे पास में सिलेबस में मुझे ये दिया गया है, सो आई हैव टू कंप्लीट इट, फिर चाहे जो भी आ जाए मेरी नज़र से नहीं छूटेगा। अगर थोड़ा-सा भी आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए आगे भी जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके लिए प्रिपरेशन आप अगर स्टार्ट कर दी है, आपने नहीं की है तो कर दीजिए। वोकैब को आपको कंप्लीट करना ही करना है। कहीं न कहीं जिन लोगों ने भी वोकैब को कंप्लीट नहीं किया या सीरियसली नहीं लिया, उनके ये क्वेश्चन ज़रूर गलत हुए होंगे। वो क्वेश्चन चाहे 1 हो, 2 हो, चाहे 5 हो। एग्ज़ाम में अगर आपको अपनी मेरिट हाई रखनी है, तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मैटर करता है, राइट? तो ये तो हो गया हमारा वोकैब का टॉपिक।
वोकैब को आपको सीरियसली लेना है। दूसरा, ग्रामर। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जिनमें लास्ट में 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मुझे देखने को मिला कि मैम हमारी ग्रामर कंप्लीट नहीं है, ग्रामर को किस तरीके से किया जाए। तो अगर आप 15 दिन में ये सोचते हैं कि ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, और अगर 15 दिन बचे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ग्रामर हमने नहीं किया और ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हमें आता है उसको तो बार-बार हम ब्रश अप करते हैं, बार-बार रिवाइज़ करते हैं और उसको हम साउंड कर लेते हैं। लेकिन जो हमें नहीं आता है उस पे हम कभी फ़ोकस नहीं करते कि इन चीज़ों को हमें पढ़ना है, इन चीज़ों को हमें उसके इक्विवेलेंट ला के रखना है। समझ रहे हैं? ये पॉइंट है आपके इग्नोरेंस का। प्लीज़ कोई भी इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मेरा सिर्फ़ ये मकसद है कि जो भी इस चीज़ में तैयारी कर रहा है पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ और एक सही ट्रैक के साथ में तैयारी करे। ना कि सिर्फ़ अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कि नहीं हमने तो तैयारी की है, फिर भी हमसे ये एग्ज़ाम कैसे नहीं निकला। ठीक है? तो ग्रामर अगर आपने कंप्लीट नहीं की है और फिर आप सोच रहे हो कि हम अच्छे से कर ले तो कैसे पॉसिबल है? 10 साल या 15 साल के पेपर को सॉल्व करके अगर आप सोचते हो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, ग्रामर आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, तो यू आर रॉन्ग। कहने का मतलब मेरा ये है, तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, उस टॉपिक से कैसे भी ट्विस्ट और टर्न करके आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो वो कब होगा? वो जब आप सीरियसली स्टार्टिंग से उस टॉपिक को पूरा कवर अप करोगे। ग्रामर अगर आपकी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, जो भी बात है वो आप खुद अच्छा जानते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं किसी और के बताने से, ठीक है? तो ग्रामर को आपको रेगुलर लेके चलना है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आप, तो डेली आप 2 घंटे, डेढ़ घंटे, 1 घंटे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू शुड गिव टाइम टू योर ग्रामर। जितनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छी होगी। 15 दिन में आप सोचे कि एवरीथिंग यू कैन क्लियर, वो नहीं हो सकता। रूल बेस्ड क्वेश्चन आए थे टीजीटी, पीजीटी में, आगे भी बहुत सारे जो एलटी, जीआईसी वगैरह के एग्जाम है उनमें भी आ सकते हैं। वो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है। रूल आपने पहले भी पढ़े थे तभी आप ग्रामर सॉल्व करते थे, रूल आप अब भी पढ़ रहे हो तभी आप ग्रामर सॉल्व कर रहे हो। बट रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू थिंक कि 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, रूल रट लेंगे फिर वही चीज़ें आ जाएगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें आएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ग्रामर अगर आपकी वीक है तो उसको अभी से साउंड करिए, और अगर नहीं भी वीक है तो आप उसको एक रेगुलर थोड़ा-थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये 2 पार्ट अगर आपके भी मेरे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और छूटे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पीछे रहे हैं या फिर जो भी स्कोर है उससे और बेटर कर सकते थे, तो क्यों नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, आई एम श्योर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, और वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस बहुत वास्ट होता है इंग्लिश का। ये समझाते-समझाते कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते-करते हो सकता है वीडियो थोड़ा-सा लेंदी हो जाए, तो उसकी देखिए मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो अगर लेंदी होगा तो होगा, बट एटलीस्ट आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि जब मुझे कुछ बताना होता है, तो वो फिर मैं सारी ही चीज़ें क्लियर करती हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होने ज़रूरी है, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, क्या चीज़ें हैं। अगर हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता है तो हम उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं या फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ये एक रणनीति होती है, ये एग्ज़ाम में मेरिट पे स्टैंड करना एक तरीके का युद्ध होता है, उससे कम नहीं होता। इसलिए आपकी पूरी प्री प्लानिंग भी होनी चाहिए, आपको पूरी नॉलेज भी उसकी होनी चाहिए। देन वी कम टू एग्जामिनर फेवरेट पॉइंट्स। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, वट एवर इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वन डे एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स। इफ यू आर गोइंग टू अपियर और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो उसका एग्जामिनर फेवरेट कॉर्नर जो होता है, फेवरेट पॉइंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये चीज़ डिस्कस की है, तो आपको वो ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं बोलती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, क्योंकि टॉपिक सेम था। उसी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बिल्कुल उसी की सराउंडिंग से चीज़ें उठी थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं।
तो ये चीज़ अब की बार भी हुई और अगला जो आपका पेपर आएगा उसमें भी होगी, बशर्ते आपने उन पॉइंट्स पे कितना ध्यान दिया, क्या आपके रजिस्टर या कॉपी में वो चीज़ नोट डाउन थी कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई हैव टू कवर एनी हाउ। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपका स्कोर और आगे बढ़ सके। क्वेश्चन उसमें कैसे भी घुमा के आ जाए, आप उसको करो और आपका स्कोर बढ़े। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको अपने किसी भी रजिस्टर या जो भी चीज़ें हैं उसमें पेन डाउन करनी चाहिए। सिलेबस, बहुत से लोग होते हैं जो सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं निकलवाते। मैंने हमेशा कहा है जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, जिससे कि आप टिक कर सको। प्रिंट आउट अगर आप नहीं निकलवाते हो तो आप नोट डाउन कर लो। व्हेरेवर यू आर स्टडिंग, जहाँ पे आप बैठ के स्टडी करते हो, कर रहे हो, वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर लीजिए या फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ पे वो आपके सामने रहे। डेली नहीं तो वीकली उसका रिव्यू करिए कि जो भी सिलेबस है क्या आप उसको कवर कर पा रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आपकी छूट रही है और क्या-क्या चीज़ें आपने कवर कर ली है, कितना स्कोर आप कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज तक। तो सिलेबस ज़रूरी है, कई लोग देखते नहीं हैं, उसको पेन डाउन नहीं करते हैं और हवा में ही बोलते हैं यस आई हैव कंप्लीटेड माय होल सिलेबस एंड आई एम रेडी टू अपीयर इन एग्ज़ाम। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सिलेबस कंप्लीट आपने किया है या फिर नहीं किया है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। डीप स्टडी, इस पे मैंने एक बार पहले भी बताया था। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि मैम क्या बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है इसमें? तो देखिए बात डीप स्टडी की नहीं होती है, बात को किसी भी टॉपिक के क्लियरेंस की होती है। क्लियरेंस मीन्स कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आपको अगर मान लीजिए कोई भी टर्म है, लिटरेरी टर्म की बात कर लेते हैं, एम.एच. अब्राहम की बुक है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो उसमें मान लीजिए एक टर्म को अगर 5 से 6 पेज में कंप्लीट कर रखा है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 5 से 6 पेज हैं, वो पूरे वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और उसको पढ़ते जा रहे हो आप, उसमें अपना टाइम पूरा ख़राब करते जा रहे हो। फिर से आपने पढ़ा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा या फिर कहाँ से फ्रेम होगा। तो डीप स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 20 पेज की पूरी डीप स्टडी कर लो और उसका आउटपुट कुछ ना आए। आपको पता होना चाहिए कि इन 5 से 6 पेज में जो 1 पेज है, वही पूरा एसेंस है उस टर्म का और वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो डीप स्टडी करने के चक्कर में स्टूडेंट्स टाइम भी खोते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, प्लस इतनी डीप स्टडी कर लेते हैं जो यूज़फुल नहीं रहती है। तो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी के चक्कर में ना पड़ें कि हमारे 20% वो क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं या फिर बहुत टफ होते हैं, वो हर पेपर में अरेंज किए जाते हैं। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। वो टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है। उसके चक्कर में जो आपका 80% आपको आता है या फिर स्कोरिंग रहता है, उसको आप पीछे छोड़ देते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं डीप स्टडी को लेकर के। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉन्ड ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज एंड मटेरियल, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उनके पास में मटेरियल होता है, फिर भी उनको लगता है इसका भी मटेरियल अच्छा होगा। फिर उन्होंने कोई वीडियो देखा ऑनलाइन उनको मिल गया तो इसका भी मटेरियल अच्छा होगा। फिर आपको किसी ने किसी बुक का पता चल गया तो ऑलरेडी जो बुक आपके पास में है उसको छोड़ के वो बुक ले लेते हैं, इसका भी मटेरियल अच्छा हो सकता है, इसमें कुछ और अलग होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, टॉपिक बहुत अच्छे से दिए होंगे। तो ये चीज़ जो भी स्टूडेंट करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इन चक्कर में ना पड़ें। अगर ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है या तीसरा अटेम्प्ट है या जो भी अटेम्प्ट है, आपको अब इतनी नॉलेज हो गई होगी कि मटेरियल कभी चेंज नहीं होता, कंटेंट चेंज नहीं होता है। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कुड बी डिफरेंट। एक ही पोएम को मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, कोई और किसी और तरीके से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? लेकिन जो पोएम का कंटेंट है, जो उसकी लाइनें हैं, वो सारी तो सेम रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में पड़ के चीज़ों को आप और ख़राब करते हो, खुद को आप कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि 20-25 किताबें जब आपके पास में रहेगी या फिर 10-20 कोचिंग सेंटर के अलग-अलग नोट्स रहेंगे तभी आप बहुत अच्छे से करोगे। मेरा तो ये मानना है जितना ज़्यादा अलग-अलग आप मटेरियल कलेक्ट करते हो, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होगे। अब आप मुझे बोलोगे कि तो मैम कैसे विश्वास किया जाए कि हमारे पास में पूरा कंटेंट मिला कि नहीं मिला या फिर जहाँ से हमने लिया वो सफिशिएंट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बुक है, ये बुक आपने ली उसको पूरा स्टडी किया, स्टार्ट मेकिंग नोट्स।
मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, जस्ट सिर्फ कि वो ये समझते हैं कि हमारे पास में तो ऑलरेडी मटेरियल है, उसी से हम पढ़ लेंगे। देखिए, सबका माइंड अलग अलग होता है। अपने माइंड को आप पहले रीड करो। रीड योर माइंड, किस तरीके की चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में, कैसे आपके माइंड को या फिर आपको जल्दी लर्न हो रहा है या फिर जल्दी समझ आ रहा है, क्योंकि समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो उस चीज़ को आप पहले देखो, अपने खुद के नोट्स क्रिएट करो। आपके खुद के नोट्स जितने इफ़ेक्टिवली आपके दिमाग में छपे रहेंगे, आप लिख के ले लो, किसी और के नोट्स आपके दिमाग में इतना ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट करेंगे। रीज़न बस यही है कि वो आपका खुद का बनाया हुआ है। जो भी बुक है आपके पास में या किसी और का मटेरियल है, उसके बाद भी आप उस टॉपिक पे अपने आप से वन लाइनर क्रिएट करो या फिर की पॉइंट से आप अपने नोट्स बनाइए। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है और ये चीज़ें आप करके देखिए, ये वाकई में लाइफ चेंजिंग लेसन होगा आपके लिए। नोट्स पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप बोलोगे तो आई विल गिव यू लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। वो बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि अब अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस आए कि मैम आखिर इसकी तैयारी की कैसे जाए। तैयारी तो हमने पहले भी की थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अच्छा स्कोर हुआ, व्हाटएवर द रीज़न वाज़। तो रीज़न्स यही रहते हैं, कहीं से भी रीज़न कुछ अलग नहीं निकल के आता। खुद के नोट्स आप प्रिपेयर करिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ लगा के देखिए। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं हैं, आई एम श्योर इफ़ यू हैव स्टडीड वेल, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस, ये पार्ट तो मेरे नोट्स में नहीं थे। फिर आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हो। अगर आपने यूट्यूब पे किसी चैनल को मेंटोर बना रखा है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे किसी भी चैनल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनसे ये क्वेरीज़ वगैरह कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम मेरे पास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैम क्या ये ईयर सही है? इसका ये भी आंसर हो सकता है क्या? उसने आयोग ने ये माना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए। पैराडाइज़ लॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस किए स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में और मैंने उनका आंसर दिया। एज़ फार एज़ पॉसिबल मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनका आंसर दे दूँ, ठीक है? तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था कि जिनको ये लगता है कि मेहनत करने के बाद भी हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं गया, तो आगे कोई भी अटेम्प्ट लेना या दोबारा से इस पे कोशिश करना बेकार है। बेकार कुछ नहीं होता, गलतियाँ होती हैं हमसे अनजाने में या जाने में, तो उन फॉल्ट्स को हमें ज़रूर देखना चाहिए माइन्यूटली और फिर उस पे वर्क करना चाहिए। जो पार्ट आपका बहुत साउंड है ऑलरेडी, वो तो आपका साउंड रहेगा ही, वो तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया। लेकिन जो चीज़ें आपकी छूट रही है, वो पार्ट तो कुछ ही हिस्सा रहेगा। इतना पार्ट तो आपने कवर कर लिया, तो अब आप इसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करने चाहिए। और पेन डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पेन नाम की चीज़ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, लिखने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका एक अलग ही साइकोलॉजिकल रीज़न है। तो लिखने से कतराएं नहीं, उसको पेन डाउन करें, सारी चीज़ें लिखें, अपने खुद के नोट्स क्रिएट करें और बहुत ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में ना पड़े और खुद का एनालिसिस जो है वो क्रिएट करें, खुद से एनालाइज करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, वेयर यू आर राइट, वेयर यू आर रॉन्ग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। बाकी इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ऑलवेज आई विल रिप्लाई व्हेनेवर आई विल सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।